नमस्कार दोस्तों, स्पर्धा की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं शुभम मिश्रा आज आपके सामने जीएस के कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे लेखपाल का हो, जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं वो सारे के सारे एग्जामों में आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं। कोई भी एग्जाम देने जाओ, ये सारे के सारे जीएस के आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके। चलिए शुरुआत करते हैं पहली क्वेश्चन से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। आपकी मैचिंग दी गई है, आपके जो मैचिंग है उसमें आपके चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उसमें से कौन सी गलत है वो आपको पता करनी है। जैसे पहला है लैक्टोज। लैक्टोज क्या खट्टा जो दूध होता है, दूध का खट्टापन होता है, क्या लैक्टोज के कारण होता है। सोडा वाटर में क्या कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, या टाइट्रिक अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है। ये आपके चार ऑप्शन है कि किस में से आपको जो आपका ऑप्शन गलत है वो आपको इसमें चूज करना है। आपका जैसे पहले ही आपको दिख रहा होगा लैक्टोज, दूध का जो खट्टापन होता है वो लैक्टोज के कारण मित्रों नहीं होता है, वो होता है आपका किसके कारण, लैक्टिक के कारण। कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए दूध का क्या होता है, खट्टापन होता है, लैक्टोज नहीं होता। तो आपका पहला ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, सही। पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लैक्टोज के कारण दूध का खट्टापन नहीं होता, वो होता है आपका लैक्टिक के कारण। अगर हम सफेद रंग की बात करें, दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है कैसीन के कारण। किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। आपने देखा होगा कि दूध में पीलापन भी होता है। गाय का दूध सब लोगों ने पिया होगा, देखा होगा, तो गाय का दूध सबसे ज्यादा पीला आपको दिखाई देता होगा। तो अगर दूध में पीलेपन की बात करें तो दूध में जो पीलापन होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। तो दूध से ही आपके तीन क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहले तो आपका खट्टापन किसके कारण होता है दूध में, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध सफेद क्यों होता है, कैसीन के कारण होता है। और अगर दूध में पीलापन की अगर पूछा है कि पीलापन क्यों होता है, पीला क्यों होता है दूध, तो वो उसमें किस लिए होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। अगर आप लोगों ने रीट का एग्जाम दिया हो तो रीट के एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल, और आप लोगों ने सुपर टेट जूनियर वाला दिया हो तो उसमें भी यही आपकी मैचिंग इसमें आपकी पूछी गई थी, दूध से संबंधित आपकी मैचिंग बनी थी। और बकाया के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें कार्बोनिक अम्ल की बात करें तो वो सोडा वाटर में पाया जाता है। लाल चींटी में अगर बात करें तो फार्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में। और अंगूर का जो रस होता है, जो खट्टापन होता है, वो होता है टार्ट्रिक अम्ल के कारण। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, ये आपको बताना है। दूसरा है आपका निम्न में से कौन सा पौधा है जो आपका कीट पकड़ता है, कीड़ों को पकड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, स्माइलैक्स, नीरियम या नेफंथस खासियाना। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इस ऑप्शन में चूज करके बताना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो इसमें से क्या पकड़ता है, कीड़ों को पकड़ता है अपने भोजन के लिए। क्योंकि आपने एक का नाम सुना होगा जिसका पौधे का नाम जिसका नाम है घटपर्णी। क्या नाम है, घटपर्णी। जो घटपर्णी है वो आपका नेफंथस कुल का पौधा है आपका घटपर्णी। आपको ऑप्शन में कुछ ही मिल सकता है, नेफंथस खासियाना भी मिल सकता है लिखा, या आपको सीधा सीधा घटपर्णी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर बात करें तो जो घटपर्णी है वो ही अपने क्या करता है, कीट को भोजन के रूप में पकड़ता है। और ये जो भारत में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय में और असम में। ये दो जगह ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है और ये आपका असम में पाया जाता है। उसका तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, नेफंथस खासियाना एक आपका पौधा है जो किसे पकड़ता है, आपका कीटों को पकड़ता है भोजन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक है, CO या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो आवश्यक जो गैस होती है वो कौन सी होती है। सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण से ही जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही आपको क्या बनाते हैं, सब अपना भोजन बनाते हैं। जो उत्पादक जो कहलाते हैं वो आपके पौधे ही तो कहलाते हैं, जो पौधे होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से तो बनाते हैं। सूर्य से जो
उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो अगर गैस की बात करें, सबको पता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, सबको पता है। तो अगर बात करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी आपकी आवश्यक होता है, तो आपको ऑक्सीजन लगा के नहीं आना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो सबसे ज्यादा आवश्यक होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे ज्यादा रंग कौन सा। अगला देखते हैं, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का नाम बताना है। स्टडी ऑफ बर्ड्स कौन सी शाखा कहलाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन है, हर्पिटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उड़नकी, और चौथा ऑप्शन है आपकी ऑर्निथोलॉजी। ये आपके 4 ऑप्शन है कि पक्षियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप अगर बात करें कि पहले अगर ऑप्शन आपको दिख रहा है हर्पिटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का। तो सरीसृप होते हैं और जो उभयचर जंतु होते हैं उनके अगर अध्ययन की बात करें तो वो अध्ययन वो कहलाता है आपका हर्पिटोलॉजी कहलाता है। एक ऑप्शन इसमें आपको और भी दिख रहा होगा एंथ्रोपोलॉजी। अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो जो मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य जाति के जीवन का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी शाखा के अंतर्गत। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पक्षियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो वो होता है आपका ऑर्निथोलॉजी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑर्निथोलॉजी शाखा के अंतर्गत आपके किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों एवं उभयचर का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में आपका मनुष्य जाति का वो अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है बुध और चौथा है शुक्र। जैसे सूर्य के सबसे नजदीक आपका बुध ग्रह है, जो सबसे छोटा भी है। तो बुध और शुक्र के तो कोई उपग्रह है ही नहीं, 0 इसके उपग्रह हैं, तो इनके पास कोई उपग्रह नहीं। तो 2 तो आपके ऑप्शन गलती हो जाते हैं। देखिए उपग्रह जो है उनकी खोज लगातार होती रहती है, इनकी संख्या कम भी रहती है, बढ़ती भी रहती है। तो सौरमंडल में उपग्रह हो और चाहे हमारा ब्रह्मांड हो, तो उसमें ग्रह को भी खोज होती रहती है। हालांकि हमारे सौरमंडल में सिर्फ 8 ही ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे, अब 8 ही हैं। लेकिन उपग्रह की जो संख्या आपकी बढ़ती रहती है, घटती तो है नहीं, बढ़ती ही रहती है। जैसे हम पहले पढ़ते थे पहले की किताबों में, तो सबसे ज्यादा उपग्रह आपके बृहस्पति के बताए जाते थे। लेकिन अब जो नया डाटा आ गया, वो सबसे ज्यादा उपग्रह जो पाए जाते हैं वो अब शनि के हो गए हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो गए हैं? शनि के उपग्रह सबसे ज्यादा हैं आपके। और दूसरे नंबर पर अब आपका हो गया है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं वो किस ग्रह के हैं? शनि के हैं। दूसरे नंबर पर है आपका बृहस्पति, और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह आपके नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपके पास, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका जैसे भारत है तो समुद्री तट से लगने वाले राज्य है, आपको सबको पता ही होगा। तो उनकी सबसे लंबी जो सीमा है वो हमें बतानी है, वो हमें कमेंट करके बतानी है। जैसे आपका महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र भी आपका पता है सबको, समुद्र तट उसका समुद्र तट में लगता है। उसी के पास आपका गोवा है, वो भी समुद्र तटी वाला राज्य है। गोवा के नीचे आपके कर्नाटक है, वो भी आपका समुद्र तट वाला है। केरल राज्य है, वो भी आपका समुद्र तट से लगता है। तमिलनाडु है, वो भी समुद्र तट से लगता है आपका। आंध्र प्रदेश हो, चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, ये सारे आपके किससे लगने वाले हैं? समुद्र तट से सीमा वाले लगने वाले राज्य हैं। तो सबसे लंबी सीमा पूछी गई है, कौन सी ऐसी राज्य है जिसकी समुद्र तटी सीमा सबसे लंबी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि समुद्र तट की सीमा वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर देखिए, अगर इसमें सिर्फ राज्य पूछे गए हैं तो इसमें जो सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य जो है वो आपका गुजरात है।
सबसे लंबा किसकी है समुद्र तट की सीमा? वो आपके गुजरात की है, जो आपके पता है महाराष्ट्र के पास ही आपका दूसरा राज्य है गुजरात, उसकी सबसे बड़ी समुद्र। लेकिन इसी में अगर केंद्र शासित प्रदेश भी होता साथ में, अगर यूटी भी पूछा जाता, ऐसे इसमें पूछा जाता कि सबसे लंबा राज्य या केंद्र शासित राज्य कौन सा है, और अगर ऑप्शन में आपका अंडमान निकोबार भी होता तो वो आपका ऑप्शन सबसे सही होता, क्योंकि जो सबसे लंबी जो समुद्र तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो आपका अंडमान निकोबार जो है, उसकी सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा है, क्योंकि ये एक आपका द्वीप है, ये चारों तरफ से आपका पता है पानी में ही आपका घिरा हुआ है। लेकिन हालांकि इसमें अंडमान निकोबार तो पूछा है नहीं ऑप्शन में, गुजरात है, तो इसमें गुजरात सही होता। लेकिन आपको केंद्र शासित सहित आपका राज्य पूछा जाता और उसमें आपका अंडमान निकोबार भी होता तो वो आपका सही होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य कौन सा है? मृदा अपरदन से पहला ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल, चौथा है राजस्थान। ये 4 आपसे ऑप्शन है आपके सामने। मृदा अपरदन तो सब लोग जानते ही होंगे, मृदा का कटाव ही कहलाता है, क्या आपका मृदा अपरदन ही कहलाता है। तो आपके हिसाब से मृदा अपरदन करने वाली सबसे जो बड़ी नदी है, जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है, वो चंबल नदी करती है। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है आपकी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन। सबसे ज्यादा जो खड्डों का निर्माण करती है वो चंबल नदी करती है। तो इसमें आपको राजस्थान ऑप्शन में देख ही रहा है, चंबल नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? राजस्थान सही होगा। सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। अगर नदी का पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन है, सबसे ज्यादा खड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आपका आंसर क्या होता? चंबल सही होता। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? ये आपको बताना है। एथलीट फुट कवक के द्वारा होती है, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा होती है, या शैवाल के द्वारा होते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है कि एथलीट्स फुट्स जो आपका रोग होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, जो एथलीट फुट्स नामक बीमारी है वो आपकी कवक के द्वारा होती है, जीवाणु विषाणु या शैवाल के द्वारा नहीं होती। आपको पता हो कभी कभी पैरों में क्या होता है, चिकित्से से पड़ जाते हैं, वही आपको एथलीट फुट्स बीमारी कहलाती है, वो जो होती है वो कवक के कारण होती है। दूसरा क्वेश्चन, पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधों को वर्गीकृत किसमें किया जाता है? अपघटक में, उत्पादक में, या परपोषियों में, या उपयुक्त सभी? यानी उत्पादक भी हैं, परपोषी भी हैं, अपघटक भी हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है कि पौधों को वर्गीकृत किस में किया जाता है। तो सबसे सरल आपको दिख रहा है यही क्वेश्चन आपको लगा हुआ, क्योंकि जो भी है आपको, जो हम लोगों को जो भोजन मिलता है वो सब किससे मिलता है? पौधों से तो मिलता है। जब पौधे ही सबको भोजन मिल रहा है तो पौधे के क्या होंगे? उत्पादक ही तो होंगे, क्योंकि भोजन जो उत्पाद कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? पौधे ही तो कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्पादक। पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? उत्पादक में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि हमने कोई भी भोजन खाया वो तो हमें उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको 5% मिलती है, 15% मिलती है, 10% मिलती है, या 90% मिलती है? सबको पता ही होगा ये जो नियम दिया था वो दिया था आपका लिंडमैन ने। किसने दिया था? लिंडमैन ने। लिंडमैन ने ही बताया था कि हम जो भी भोजन या हमारे अलावा जो भी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे पौधे हो, चाहे जो भी हो, जो भी आपका भोजन प्राप्त किया जाता है वो सिर्फ हमें 10% ही मिलता है, और जो 90% जो ऊर्जा होती है उसका क्या होता है? ह्रास होता है, उसकी कमी होती है। हम जो भी भोजन जिससे भी आपका प्राप्त करेंगे उससे मात्र हमें 10% ऊर्जा मिलती है, बकाया की जो 90% ऊर्जा है वो वातावरण में आपकी विलुप्त हो जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि खाए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका सी ऑप्शन सही होगा। 10% ही है जो जैव मात्रा में बदलता है। अगर पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत ह्रास होता है या कमी होती है
तो आपका ऑप्शन होता 90%। लेकिन कितना बदलता है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होता, आपका 10% सही होगा। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सबको पता होगा भोपाल में आपकी एक गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल में सबको पता होगा, वो आपकी 2 दिसंबर को हुई थी। आपको एक गैस थी जिस गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, सबको पता होगा आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। और इसी के कारण सबको पता कई हजार लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। जो 2 दिसंबर को आपकी जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसी के लिए जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। भोपाल गैस त्रासदी की याद में मनाया जाता है। ये कब हुई थी आपकी, 2 दिसंबर की हुई थी। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करते हैं, या किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं जो पशु जुगाली करते हैं। जुगाली करना होता है जब कोई पशु आपको पता हो भोजन खा लेता है तो वो अपने मुंह में रख के काफी देर तक चबाता रहता है, खा लिया फिर कुछ देर बाद फिर चबाने लगेगा वही भोजन, सबको पता, वही कहलाता है आपका जुगाली करना। तो जुगाली करते समय एक गैस उत्पन्न होती है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। वो गैस है जो वातावरण का क्या करती है, जो वातावरण को गर्मी प्रदान करती हैं, वो गैस कहलाते हैं ग्रीन हाउस गैस है। तो जो जुगाली करने वाले जो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं पशु, वो करते हैं आपकी मीथेन यानी CH4। कौन सी करते हैं, आपकी मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं आपकी जुगाली करने वाले पशु। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, CH4 यानी मीथेन। या और धान के पौधे से भी आपकी यही गैस आपकी पता होगा, धान के खेत से भी आपकी यही आपकी गैस उत्पन्न होती है, धान के खेत से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, CH4। जुगाली करने वाले पशु कौन सी ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं, मीथेन को। अगला दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है। इतना आपको याद रखना है कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, आपको उत्तराखंड में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है किसके लिए मनाया जाता है, जल संरक्षण के लिए मनाया जाता है, या पौधारोपण करने के लिए मनाया जाता है, या ओजोन परत को संरक्षण के लिए मनाया जाता है, या इन सभी के लिए मनाया जाता है। ये आपको बताना है कि उत्तराखंड में जो हरेला पर्व है वो किसके लिए मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इस त्योहार पर वहां के लोग आपके पौधारोपण करते हैं, उसी के याद में आपके हर साल हर वर्ष मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में हरेला पर्व। किससे संबंधित है, आपका पौधारोपण करने से। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के, पारा के, सल्फर के, या सीसा के कारण, ये आपको बताना है। मिनी माता, आपको ये नाम जैसे आपकी बात करें तो ये जो सबसे पहले जो रोग देखा गया था वो जापान में देखा गया था। किस देश में देखा गया था, जापान। जापान का एक आपका शहर है, उसी का नाम है मिनी माता। क्या नाम है, मिनी माता। तो सबसे पहले इसी शहर में आपका देखा गया था, आपके जापान के शहर में। तो इसी के नाम पर इस रोग का नाम पड़ गया आपका मिनी माता रोग पड़ गया। कभी कभी इससे पागलपन के द्वारा भी पड़ जाते हैं, या आप करें पागलपन हुआ, या कभी कभी व्यक्ति को वहां भी चला जाता है। तो ये जो आपका जो रोग होता है मिनी माता रोग, वो आपका पारा की विषाक्तता के कारण जो आपका जो मिनी माता रोग होता है वो होता है आपके पारा के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। और अगर कैडमियम की बात करें तो सबको पता होगा एटाइटाइट रोग इससे होता है आपका पारा के कारण। आपका सीसा जो आपको पता है जो लेड पाया जाता है आपका, वो अखबार में पाया जाता है। और भी सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, हर एक ऑप्शन से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन बनते हैं। देखो कोशिश ये किया करो कि क्वेश्चन आपके पास खूब एक रखा हो, लेकिन आपको एक क्वेश्चन से कोशिश किया करो आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो आपके ऐसे क्या होगा, आपकी जीएस ज्यादा कंप्लीट होगी। अब ये नहीं कि इसमें से फिर हम 15वां क्वेश्चन आपको बना के देखें कि कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है, फिर बना के दें सीसा किस में पाया जाता है।
तो आप कोशिश ये करा करो कि एक ही क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन हो जाए, तो आपका समय भी बचत होगी और आपको जल्दी आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिनीमाता जो रोग है वो किसके कारण होता है? पारा के कारण। सबसे पहले कहाँ देखा गया था? जापान के मिनीमाता शहर में। ठीक है, कैडियम के कारण होता है हेपेटाइटिस रोग, और आपके सीसा जो लेड पाया जाता है वो अखबार में पाया जाता है। ये भी आपके क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं किसी ना किसी वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, और एक आपका क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है भारतीय वन शोध संस्थान। अगर मैनेजमेंट वाला पूछा जाए तो आंसर आपका अलग होगा, लेकिन रिसर्च वाला आपका पूछा जाए तो आपका आंसर अलग होगा। ये आपको याद रखना है ये चीज। अगर बात करें कि भारतीय वन प्रबंधन मैनेजमेंट वाले पूछा जाए संस्थान कहाँ पर है, तो वो है आपका भोपाल में। कहाँ पर है आपका? भोपाल में। अगर 15 क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो स्थित है वो आपका भोपाल में स्थित है। लेकिन भारतीय वन शोध संस्थान की बात करें तो वो आपका ये जो स्थित है वो आपका कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ये आपको पता करना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? धनी मतलब कौन सा ये स्थान है जिसमें जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में? ये आपको कमेंट करके बताना है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी तो सब लोग जानते होंगे, जो विविधता है जीव जंतुओं में या मनुष्य में या पौधों में, वही कहलाती है आपकी जैव विविधता है। किसी का रंग को लेके हो, चाहे किसी के आकार को लेके हो, चाहे किसी को खान पान को लेके हो, सभी में कुछ ना कुछ आपका अंतर पाया जाता है, विविधता आपकी पाई जाती है, वही कहलाती है आपकी जैव विविधता कहलाती है। तो आपकी भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में या थार रेगिस्तान में या बंगाली खाड़ी में? ये आपको बताना है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो आपके कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा आपकी जैव विविधता पाई जाती है। अगर पश्चिमी घाट नहीं देखे, इसमें सबको पता है केरल में एक आपकी घाटी है जिसे बोला जाता है साइलेंट वैली या बोला जाता है शांत घाटी। अगर ये ऑप्शन में होता तो आपका ऑप्शन ये भी सही होता। सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन इसमें पश्चिमी घाट है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट में ही है, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है भारत में वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। देवी पाटन, देखो आपके 4 आपके शहर है, लेकिन चारों शहर में आपके हर जगह कोई ना कोई आपका मेला लगता है, वो आपको बताना है। लेकिन इसमें आपको देवी पाटन का पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले देवी पाटन का बताना है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि देवी पाटन का मेला कहाँ पे लगता है, ये आपने बताना है। तो देवी पाटन का मेला, एक देवी है जिनका नाम है पाटेश्वरी देवी या पाटेश्वरी माता, उन्हीं के मंदिर पे ये मेला लगता है, देवी पाटन का मेला आपका। और जो मेला लगता है वो लगता है आपके उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में लगता है ये आपका मेला। तो 7वें क्वेश्चन का कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन ए, देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है आपका? बलरामपुर में लगता है। दूसरा ऑप्शन है मेरठ। मेरठ का भी आपको पता है प्रसिद्ध मेला, सबको पता होगा। मेरठ का कौन सा है? नौचंदी मेला। कौन सा है? नौचंदी मेला जो मेरठ का है सबसे प्रसिद्ध मेला है। हापुड़ का भी सबको पता होगा। हापुड़ का सबसे प्रसिद्ध आपका मेला सबको पता होगा, सबको पता होगा, कमेंट करके बताएं। तो कौन सा होगा आपका? गढ़ मुक्तेश्वर का मेला। कौन सा मेला लगता है हापुड़ में? गढ़ मुक्तेश्वर का मेला। और आपके आगरा का भी एक आपका प्रसिद्ध मेला है। कौन सा है आपका आगरा का? बताओ सब लोग, कौन सा है आपका? बटेश्वर का मेला। कौन सा मेला है आपका? बटेश्वर का मेला। तो इसमें आपके कौन सा ऑप्शन? अगर देवी पाटन का है तो आपका ए ऑप्शन सही है। देवी पाटन जो मेला लगता है यूपी में बलरामपुर में लगता है। और कौन सी माता के मंदिर पे लगता है? हमने बता दिया आपको, पाटेश्वरी माता। अगर मेरठ का पूछा है, मेरठ का प्रसिद्ध या नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो वो कहाँ लगता है आपका? मेरठ में लगता है। हापुड़ का पूछा तो गढ़ मुक्तेश्वर का मेला लगता है आपका हापुड़ में। और बटेश्वर मेला जो पशु मेला वो कहाँ पे लगता है आपका? आगरा में लगता है। 18वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। एक प्रदूषण है जो कहलाता है आपका फ्लाई ऐश। अब जो फ्लाई ऐश जो आपका प्रदूषण है, प्रदूषक है, वो किससे निकलता है, किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। पत्थर के कोयले से, डीजल के तेल से होता है,
या जो CNG होती है उससे होता है, या इनमें से सभी से होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। फ्लाई एश की बात करें तो फ्लाई एश जो होता है तो ये वो होता होगा आपका ए ऑप्शन से। ये अभी क्वेश्चन ये कई सारे एग्जामों में पूछा जा रहा है फ्लाई एश वाला, तो ये आपको पता करके जाना कि फ्लाई एश यही पूछा जा रहा है सेम टू सेम, कि फ्लाई एश जो प्रदूषक होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है पत्थर के कोयले के घिसने के कारण जो आपका प्रदूषण होता है वही कहलाता है आपका फ्लाई एश, जो राख आपकी बह के जाती है वही आपका। दूसरा क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल परमाणु हथियार से, या सागर तटों के संरक्षण के, या ओजोन परत के संरक्षण के लिए, या इनमें से सभी के लिए, ये आपको बताना है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, ये अगर हम बात करें तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो 16 सितंबर को हुआ था, 1987 को ये आपका हुआ था। और सबको पता है इसी दिन ही हुआ था 16 सितंबर को, तो सबको पता है 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? ओजोन परत के संरक्षण के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, और कब हुआ था? 16 सितंबर को। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। दूसरा क्वेश्चन है आपका भारत में किस राज्य की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? कौन सा ऐसा राज्य जो 3 देशों से लगी है जिसकी सीमाएं नेपाल से, भूटान से और चीन से? अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। यहाँ से एक पश्चिम बंगाल से भी क्वेश्चन बनता है, और आपका जो ऑप्शन है वो तो आपको जो क्वेश्चन है वो तो पता नहीं है कि जो नेपाल और भूटान और चीन से जो आपकी सीमाएं मिलती हैं वो एकमात्र ऐसा राज्य है इसमें, वो है आपका सिक्किम। सिक्किम ही ऐसा राज्य जो 3 देशों से इसकी सीमा लगी है, नेपाल से, भूटान से और चीन से लगी है आपकी। सिक्किम ही ऐसा राज्य है। और आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका जो आपका बांग्लादेश है, ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? 3 ओर से घिरा, ये कौन सा राज्य है ऐसा, ये आपको बताना है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है वो आपको बताना है कमेंट करके। ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तो वो आपका कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना है या सोने की खान की पूछा जाए कहाँ पर है? ये 4 ऑप्शन है। कोलार कर्नाटक में है, या खेतड़ी राजस्थान में है, या पन्ना आपके MP में है, या कटनी मध्य प्रदेश में। ये आपको कमेंट करके बताना कि इन चारों में से भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर हम बात करें, सबको पता है जो पन्ना जो आपका प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना हीरा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी पैट में भी क्वेश्चन आया था, खेतड़ी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध? अभी जो पैट हुआ था UP 83 का, तो ये क्वेश्चन उसमें आया था, खेतड़ी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपको किस लिए प्रसिद्ध है? आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसा भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? सोने की बात की गई है, स्वर्ण भंडार कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कि कोलार की खान यानी कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22वां क्वेश्चन, किस महासागर में सारगैसो संबंधित है? वह कौन सा आपका महासागर है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो सारगैसो है, पहले तो आपको यही बताइए कि सारगैसो भैया क्या होता है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद आंसर की तरफ पढ़ेंगे। आंसर क्या है इसका? देखो सारगैसो ये आपकी होती है बिना जड़ वाली घास। क्या होती है? बिना जड़ वाली घास जो होती है आपकी समुद्र में, वो कहलाती है सारगैसो सागर। अब ये एक विशेष स्थान पे पाई जाती है, वही आपको ऑप्शन में बताना है। और ये जो पाई जाती है, इसके आंसर जो सही होगा, सारगैसो सागर जो घास पाई जाती है वो पाई जाती है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है आपकी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा। सारगैसो सागर पाई जाती है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर की भी पूछ ली जाए तो वो 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ
अक्षांश की बात करें और देशांतर की बात करें, 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ जो आपकी पाई जाती है आपकी सारगैसो सागर। आ गया समझ में? ये दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, कि राजस्थान में एक जल विभाजक है, या चीन की दीवार है कोई ग्रेट बैरियर रीफ, या रॉकी पर्वत है उसकी सबसे बड़ी श्रृंखला है क्या ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर बात करें तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है आपकी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, वो आपकी कौन सी है? वो आपकी यही है, ग्रेट बैरियर रीफ ही है। और ये कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है जो सबसे बड़ी, विश्व की कौन सी है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ पाई जाती है? आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि जासकर की पहाड़ियां है, या कराकोरम की पहाड़ी है, या लद्दाख की पहाड़ी है, या शिवालिक पर्वत है। ये आपको बताना है। सबसे नॉर्थ में, भारत के सबसे नॉर्थ में आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर बात करें भारत में जो सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है, तो वह आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? कराकोरम। जो लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण आपकी पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि पहले कश्मीर हुआ करता था, अब लद्दाख अलग हो गया, तो ये लद्दाख की प्रमुख आपकी पर्वत श्रृंखला हुई कराकोरम। लद्दाख सबसे उत्तर में है ही भारत में, सबको पता है ही है। तो ये जो सबकी उत्तर की अगर बात करें तो भारत में सबसे उत्तरतम जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, तो वो आपकी कराकोरम की पहाड़ियां है। सबको पता होगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे K2 बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, वो कराकोरम पर्वत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी कौन सी है? आपकी K2। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? आपकी कराकोरम की पहाड़ी पर स्थित। तो बाकी जासकर और लद्दाख इसी के निचली वाली पहाड़ियां है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का जो PM होता है, उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब आपके ऑप्शन है, जब वह गठबंधन चलाता हो, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो, जब वह, ये आपका ऑप्शन एक, ये आपका सेम ही हो गया, तो इसे आप थोड़ा हटा लेना। तो आपको ये पूछा गया कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है सरकार के खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव आता है वो विपक्ष द्वारा लाया जाता है। जब उसे लगे कि सरकार आपका सही ढंग से काम नहीं कर रही, तो जो विपक्ष होता है वो सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव लेके आता है, जिसे बोला जाता है अविश्वास प्रस्ताव। इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों के पास, 50 सदस्यों का उसे क्या होना चाहिए? समर्थन प्राप्त होना चाहिए विपक्ष को। ये नहीं कि एक ही लोगों को लग रहा है कि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही तो वो आपका लेके आएगा कि सरकार को हटाओ, ऐसा नहीं होता। कम से कम उसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए विपक्ष के पास, तब वो सरकार के खिलाफ क्या ले आ सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाता है। लेकिन ऐसे पूछा गया PM कब शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो PM होता है सत्ता दल का नेता तो वही होता है, PM ही होता है। तो PM अविश्वास प्रस्ताव में कब भाग नहीं ले सकता? पहला ऑप्शन है जब वह राज्यसभा का सदस्य हो, क्योंकि PM किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन जब वह लोकसभा का सदस्य हो, जब वह गठबंधन सरकार चलाता हो कई सारे दलों को मिलाकर, जब उसके पास कम संसद हो। कब? आपके सांसद हो, संसद है यहाँ पे, लेकिन आप सांसद कर लेना आप, जब उसके पास कम सांसद हो, कब भाग नहीं ले पाता। देखो सीधी बात, जब उसके पास कम सांसद होंगे तो वो तो बात की बात है, पहले अविश्वास प्रस्ताव आएगा तब उसे अपने सांसद पेश करने पड़ेंगे कि भैया हमारे पास इतना बहुमत है। तो ये तो आपकी ऑप्शन गलत हो गया, ये बात की बात है। गठबंधन सरकार चलाता हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार का पता है, हमने बताया पहले प्रोटेस्ट होता, चाहे गठबंधन की सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, अगर वो दिखा देता कि हमारे समर्थन में बहुमत है हमारे पास, तो आपके उसकी सरकार बन जाती है। जब लोकसभा का, अगर हम यही आपका ऑप्शन यही देखना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है। ये आपको बात याद रखनी है। जो सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो राज्यसभा में बिल्कुल नहीं आता, वो कहाँ पे आता है? आपका लोकसभा में आता है। तो जब PM राज्यसभा का सदस्य होगा
तो वो अविश्वास प्रस्ताव में भाग ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब वह राज्यसभा का सदस्य होगा तब पीएम आपका अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, कूट वाला का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से शब्द प्रस्तावना में है। तो भारत की जो उद्देश्य का है प्रस्तावना, जो भारत के संविधान का आपका हृदय भी कहलाती है या कुंजी भी कहलाती है, उनमें कौन कौन से शब्द है ये आपको बताना है। समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, संप्रभुता दिया गया आपका, धर्मनिरपेक्ष दिया गया, सेकुलर। तो इसमें ये क्या चारों शब्द हैं या इनमें से कौन शब्द नहीं है, आपको ऑप्शन भी दिए गए एक या दो, यानी समाजवादी, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक संप्रभुता, या ऑप्शन नंबर 1 2 3 या 1 2 3 4। अगर बात करें तो इनमें से जो चारों शब्द हैं वो चारों के चारों आपके किसमें है, प्रस्तावना में है। समाजवादी शब्द भी है, लोकतांत्रिक भी है, संप्रभुता भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है। चारों के चारों शब्द आपके किसमें है, भारत की प्रस्तावना में है, उद्देश्य का में है। आपको पता होगा सिर्फ एक ही बार हुआ है संविधान प्रस्तावना में संविधान संशोधन, सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और 3 शब्द को कौन कौन से जोड़े गए थे ये आपको कमेंट करके फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। सबको पता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। हालांकि ये शब्द कहीं नहीं है भारत के संविधान में, राष्ट्रपति शासन नाम का शब्द कहीं नहीं दिया गया भारत के संविधान में। भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन को बढ़त किया गया है कि राज्य की जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब कोई राज्य संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस राज्य की जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है। काम राज्यपाल करता है लेकिन शक्तियां सारी किसके पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास। इसलिए हम लोग साधारण भाषा में उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लग गया। हालांकि संविधान में राष्ट्रपति शासन कहीं नहीं है, संविधान में दिया गया राज्य की क्या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो लगता है आर्टिकल 356 के तहत। लेकिन कितनी समय तक लगा रह सकता है, 1 वर्ष तक या 2 वर्ष तक या 3 वर्ष तक या 6 माह तक। अब कई लोग इसमें 6 माह ज्यादातर लगा के आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। आप लोगों को याद रखना है राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो लगाया जा सकता है वो 3 साल तक लगाया जा सकता है अधिकतम। उसके बाद चुनाव कराने आवश्यक है। 3 वर्ष तक ये क्या लगा रह सकता है, आपका राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है किसी भी राज्य में, जैसे भी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, सबको पता होगा। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। सबको पता है राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे तो उपराष्ट्रपति उसकी सूचना जो है तत्काल जो देता है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल सूचना देता है आपका उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष सही होगा आपका। 29वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति कौन थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो सत्ता होती है या जो शासन होता है उसको निचले लोगों तक पहुंचाना, निचले लोगों तक पहुंचाना ही कहलाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब सत्ता में जो है आपके नीचे के तबके के लोग भी क्या करें, भागीदारी करें। मतलब जो गांव के स्तर के हैं और भी जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र में, तो वो भी क्या है सत्ता में अपनी क्या करें, मौजूदगी जाहिर करें। तो उसको सबसे पहले जो समिति बनाई गई थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, वो आपकी समिति बनाई गई थी, वो बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। सबको पता है बलवंत राय मेहता समिति जो पहली समिति थी जिसने पंचायती राज से भी संबंधित समिति, इसी को बनाया। पंचायती राज समिति के जो पितामह माने जाते हैं बलवंत राय मेहता समिति बनाए, बलवंत राय मेहता ही माने जाते हैं। इन्होंने जो आपकी जो सुझाव दिया था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था कि ग्राम पंचायत होगी सबसे वो निचले स्तर पर, दूसरे पर होगी आपकी क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊंचे स्तर पर होगी आपकी जिला पंचायत। ये 3 स्तर वाले जो आपकी जो समिति जो थी वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति थी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से सभी आगे पूछा जाए तो वो भी आपके बलवंत राय मेहता समिति होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत आपका सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, ये आपको बताना है। सबको पता है राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ही सलाह लेता है और किसी अन्य से सलाह नहीं लेता है। आपका एक और होता है अटॉर्नी जनरल, वो होता है आपको भारत सरकार को सलाह देने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति जी है भैया सलाह मांगी है तो हमें सलाह देनी ही देनी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का ये रखवाला कहलाता है। उसे सलाह देनी होगी, राष्ट्रपति को देनी होगी, नहीं देनी होगी नहीं देनी होगी, वो बाध्य नहीं है इसके लिए कि राष्ट्रपति मांग रहा है तो। लेकिन किस आर्टिकल के तहत मांगता है राष्ट्रपति, तो वो आपका मांगता है आर्टिकल 143 के तहत आपका राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और भी आर्टिकल है, आर्टिकल 123 सबको पता है, अध्यादेश जो जारी करता है वो आपका राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत करता है। जो आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो भी आपका इसी आर्टिकल के तहत लगाया जाता है आपका। तो ये आपके आज की क्वेश्चन की सीरीज आपकी यही थी, 30 क्वेश्चन थे। जैसे जैसे आपकी लगातार टाइम बढ़ रही है, जल्दी आपकी करंट की भी अभी हम वीडियो लेके आएंगे। जैसे सुपर टेट का एग्जाम है आपका या लेखपाल का आने वाला है, धीरे धीरे आपके सारी के सारे आपके क्वेश्चन हम करा देंगे। जब तक आपका एग्जाम आने वाला है सब सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कृपया लाइक करें इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।